हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल या जिसे आप वैदिक सभ्यता कहते हैं, और इसमें हम लोगों ने ऋग वैदिक काल पढ़ना शुरू किया था। तो ऋग वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार था वो मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद के वीडियो में मैंने आपको राजनीतिक संगठन के बारे में बताया था कि कैसे राजनीतिक संगठन था। परिवार से मिलकर एक कुल बनता था, कुल यानी परिवार ही होता था, और परिवार से मिलकर या कुल से मिलकर एक ग्राम बनता था, ग्राम से मिलकर विश्व, विश्व से मिलकर जन बनता था। ये सब सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। तो उसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा आज। जैसे राजनीतिक संगठन हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में, आज हम लोग बात करेंगे शासन तंत्र के बारे में। भाई, कैसे शासन करते थे राजा जो होते थे, वो शासन कैसे करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शासन प्रणाली। देखिए, राजा का पद सामान्यतः आनुवंशिक होता था, परंतु कहीं कहीं चुने हुए राजा का विवरण भी मिलता है। हमें ऐसे गण प्रमुखों का भी उल्लेख मिलता है जो जनसभा द्वारा लोकतंत्रात्मक ढंग से चुने जाते थे। यानी सामान्यतः जो था वो राजतंत्रात्मक शासन होता था, लेकिन कहीं कहीं गणतंत्रात्मक शासन भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद यानी ऋग्वेद काल में मैंने आपको बताया था वैदिक काल दो भागों में बटा था, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऋग वैदिक काल की। ये चीज़ आप याद रखना। ऋग वैदिक काल में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन था। सामान्यतः राजन शब्द का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। राजा को जनरक्षक या जनस गोपा या गोप्ता जनस तथा दुर्गों का भेदन करने वाला पुराणभेत्ता कहा गया है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये सब राजा को ही कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के वातावरण में सेना और जन का नेतृत्व करने के लिए राज्य संस्था का उदय हुआ था। इस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे तथा एक राज्य में समान तौर पर एक ही जन के लोग निवास करते थे। यानी जो एक राज्य होता था उसमें एक ही कबीले के लोग निवास करते थे। राजा युद्धों में स्वयं जन का नेतृत्व करता था। राजा का पद इस समय दैवीय नहीं माना जाता था। याद रखिए, जैसे आप जब मध्यकाल पढ़ेंगे या प्राचीन काल में भी बहुत सारे राजाओं ने अपने आप को दैवीय घोषित किया। उन्होंने कहा कि जो राजा का पद है वो दैवीय है, यानी ईश्वरीय देन है। लेकिन इस टाइम यानी ऋग वैदिक काल में राजा ने ऐसा नहीं कहा, यानी राजा का पद दैवीय नहीं समझा जाता था। प्रारंभ में उनकी स्थिति कबायली मुखिया जैसी ही थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मात्र कबीले के मुखिया ही थे, उससे ज़्यादा उनको कोई मान्यता नहीं प्राप्त थी। युद्ध में नेतृत्व कर देते थे और लोगों की रक्षा करते थे, बस इतना ही काम होता था राजा का। कालांतर में सम्राट शब्द का उल्लेख विश्वस्य भुवनस्य राजा यानी संपूर्ण संसार का राजा की अवधारणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजपद अत्यंत गौरवशाली एवं प्रतिष्ठित समझा जाने लगा। ये जब हम आपको उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे, अभी तो ऋग वैदिक काल पढ़ा रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि राजा की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी। अभी बहुत कमज़ोर है। अभी राजा का काम है कबीले की रक्षा करना, युद्ध करना, बस। शतपथ ब्राह्मण में राज्य तथा साम्राज्य में भेद करते हुए साम्राज्य को राज्य से बड़ा बताया गया है। यानी शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? अवरम ही राज्य परम साम्राज्यम, यानी कि साम्राज्य को राज्य से बड़ा बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। अब देखते हैं बल या राजस्व कैसा था। टैक्स वगैरह आप कह सकते हैं इसको। राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था। रक्षा के बदले प्रजा उसे उपहार आदि देती थी। यानी भाई, राजा लोगों की रक्षा करता था तो लोग भी राजा को कुछ उपहार देते थे। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। इसका प्रयोग भेंट तथा देवताओं को चढ़ावा के अर्थ में किया गया है। यानी जो बलि था वो अनिवार्य कर नहीं था, एक ऐच्छिक कर था, इच्छा से देने वाला, एक प्रकार से भेंट था, उपहार था जो लोग अपने राजा को देते थे। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रजा स्वेच्छा से या राजा को देती थी या अनिवार्य कर था। लगता है कि जन के लोग स्वेच्छा से इसे राजा को प्रदान करते थे, मतलब अपनी इच्छा से देते थे, किंतु विजित जातियों से यह अनिवार्य रूप से लिया जाता था। बलि मुख्यतः अन्न के रूप में दिया जाता था। यानी कि जैसे मान लीजिए जो राजा है उसने अपने लोगों की रक्षा किया युद्ध में,
तो लोग अपने राजा को स्वैच्छिक रूप से कुछ अनाज देते थे, तो वही बलि कहलाता था या राजस्व। लेकिन जिन पर विजय प्राप्त किया गया, मान लीजिए जो लोग हारे हुए हैं, उनसे जो है अनिवार्य रूप से लिया जाता था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यानी कि जो हार गए हैं वो अनिवार्य रूप से देते थे, जबकि जीती हुई जनता थी वो अपने राजा को ऐच्छिक रूप से देती थी। पूर्व वैदिक काल में कोई कर प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, उसी को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो यानी कि कोई कर प्रणाली विकसित नहीं हुई थी, कोई टैक्स सिस्टम विकसित नहीं हुआ था। आवश्यकता पड़ने पर प्रजा स्वेच्छा से राजा को उपहार देती थी, जिसको बलि कहा गया। सामूहिक स्वामित्व। अब देखिए, ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। याद रखिएगा, राजा जो होता था वो भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह प्रधानता युद्ध का नेता होता था, वह व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेता था। चल संपत्ति का स्वामित्व विशाल परिवार या कबीले के पास होता था। यानी जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति मतलब जो चल सके, जैसे पशु हो गया, घोड़ा, गाय, ये सब चल संपत्ति है। तो इनका जो स्वामित्व होता था वो विशाल परिवार या कबीले के पास होता था। अचल संपत्ति के रूप में भूमि और गृह ऋग्वैदिक समाज में स्थान प्राप्त नहीं कर पाए थे। यानी जो अचल संपत्ति थी, जैसे भूमि हो गया, घर हो गया, तो इसका कोई महत्व नहीं था। क्यों नहीं महत्व था? क्योंकि लोग एक जगह रुकते ही नहीं थे। तो जब एक जगह रुकेंगे नहीं तो आप ही सोचिए उस संपत्ति का महत्व क्या रह जाएगा। घर बदलता रहता था तो कोई भी ले ले छोड़ा हुआ घर, क्योंकि नए नए घर बनते रहते थे, नए नए जगह पे जाते रहते थे। तो इसलिए जो चल संपत्ति थी, यानी गाय, पशु, घोड़े, ये चल संपत्ति, इन्हीं का महत्व था, क्योंकि ये साथ साथ चलते रहते थे। बाकी जो अचल संपत्ति थी उसका कोई महत्व नहीं था। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि देवताओं को प्रार्थना करते समय जहाँ चल संपत्ति मतलब गाय या अश्व मतलब घोड़े, इनकी बारंबार कामना की गई है, वहीं अचल संपत्ति प्राप्त करने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की गई है। तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है कि भाई जब ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वे देवताओं की प्रार्थना करते थे तो किसकी मांग करते थे? चल संपत्ति की मांग करते थे, यानी गाय की मांग करते थे कि हे भगवान हमको गाय दो, अधिक से अधिक घोड़े दो। ये नहीं कहते थे हमारा घर अच्छा बन जाए या ज़मीन ज़्यादा हो, ऐसा मांग नहीं करते थे। तो इसका मतलब अचल संपत्ति का महत्व नहीं था, चल संपत्ति का महत्व था। फिर देखिए, मवेशी, दास दासियों, रथ, अश्व आदि के दान के उल्लेख तो मिलते हैं, परंतु भूमि दान का उल्लेख नहीं मिलता। भूमि दान का उल्लेख नहीं मिलता, यानी भूमि का कोई मतलब ही नहीं था। जबकि रथ, अश्व, दास दासियों, मवेशी का मतलब पशुओं, इनका उल्लेख मिलता है। भूमि का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति या छोटे परिवार के हाथों में नहीं था, अपितु संपूर्ण कबीले के पास होता था। यही चल संपत्ति के संबंध में कहा जा सकता है। यानी चल संपत्ति भी कबीले के हाथ में होती थी, यानी किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था, या तो पूरे परिवार का अधिकार होता था या कबीले का अधिकार होता था। तो ये क्या था? सामूहिक स्वामित्व, मतलब समूह का स्वामित्व होता था, किसी एक निजी व्यक्ति का नहीं होता था। शासनाधिकारी देख लेते हैं, कौन कौन से लोग शासन करते थे। तो ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, इन तीनों अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इसे हम मोटे तौर पर मंत्री परिषद कह सकते हैं। इन्हें रत्निन भी कहा गया है, यानी कि पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी, इन तीनों अधिकारियों में पुरोहित की प्रतिष्ठा सर्वाधिक थी, उसके बाद सेनानी का स्थान था। उत्तर वैदिक काल में सेनानी की प्रतिष्ठा पुरोहितों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलती है। यानी कि जब उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पे सेना का महत्व बढ़ जाता है। सेना का महत्व बढ़ेगा, इसका मतलब राजा का महत्व बढ़ेगा, तो हम लोग आगे देखेंगे। युद्ध के समय पुरोहित राजा के साथ जाता था तथा उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। यानी युद्ध में राजा के साथ पुरोहित जाता था और विजय की कल्पना या प्रार्थना करता था। शिक्षक, पथ प्रदर्शक तथा मित्र के रूप में पुरोहित राजा का मुख्य साथी होता था। राजा पुरोहितों का बड़ा सम्मान करते थे, उनका प्रभाव शासन पर भी था। अब देख लेते हैं सेनानी को थोड़ा सा। ये राजा के आदेशानुसार युद्ध में कार्य करता था। शांति काल में संभवतः उसे नागरिक कार्य भी करने पड़ते थे।
ग्रामीणी ये प्रशासनिक और सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। वह ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। स्पष्ट यानी गुप्तचर होता था ये, यानी कि गुप्तचर या स्पष्ट दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। इनका उपयोग राजा करता था। इसके अतिरिक्त और भी राज्य कर्मचारी होंगे, परंतु उनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो स्पष्ट क्या होता था, एक गुप्तचर होता था, दूत होता था राजा का। सेना की बात करें तो पूर्व वैदिक काल कहने का मतलब ऋग्वैदिक काल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें किसी स्थायी सेना का अस्तित्व नहीं मिलता है। आवश्यकता होने पर अस्थायी सेना का गठन किया जाता था। अस्थायी सेना को मिलिशिया कहा गया है, यानी अस्थायी सेना, टेम्पोररी सेना का गठन किया जाता था। मिलिशिया के गठन में स्थानीय कबायली टोलियों जैसे व्रत, गढ़, ग्राम, षण आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ऋग्वेद में कवच, दुर्ग का उल्लेख उच्च स्तरीय सैनिक निपुणता का सूचक है। न्याय व्यवस्था देख लेते हैं। तो न्याय वितरण का कार्य संभवतः पुरोहित की सहायता से ही राजा करता था। यानी न्याय कौन करता था, राजा करता था, लेकिन किसकी सहायता से, पुरोहित की सहायता से। चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि अपराधों के उदाहरण मिलते हैं। रात में पशुओं की चोरी एक आम अपराध था। मृत्यु दंड की प्रथा नहीं थी, याद रखिएगा। शारीरिक दंड तथा जुर्माने किए जाते थे, यानी आर्थिक दंड दिया जाता, शारीरिक दंड दिया जाता था, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। कोड़े मरवाए जाते थे। हत्या करने के अपराध में धन दान द्वारा मुक्त होने की प्रथा थी। मतलब अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आप धन दे करके, संपत्ति दे करके आप सजा से मुक्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति को सतदाय कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति को सतदाय कहा गया है, इसका मतलब यह है कि अगर उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति मारता है तो वह 100 गायें देकर उस पाप से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके जान की कीमत 100 गायें थी। मान लीजिए मैं सतदाय हूँ, तो यानी मुझे जो मारेगा तो जो पाप लगेगा उसे वो 100 गायें दे करके उस पाप से मुक्त हो सकता है। 100 गायें राजा को देना पड़ता था, क्योंकि सजा राजा ही देगा। तो अगर राजा को वो व्यक्ति जाकर के 100 गाय दे दे तो उस पाप से मुक्त हो जाएगा। अपराधों को खूंटे से बांधे जाने का भी उल्लेख मिलता है। यद्यपि कुछ शब्दों का उल्लेख मिलता है जो कि न्याय प्रणाली की आद्य अवस्था की सूचना देते हैं, जैसे उग्र का मतलब होता था उस समय रक्षक या पुलिस। जीव ग्रीव का मतलब होता था अपराधी, और स्पष्ट का मतलब होता था गुप्तचर। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा शासन तंत्र कैसा था, शासन प्रणाली कैसी थी, और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने राजनीतिक संगठन देखा था। तो अब आगे के वीडियो में हम लोग थोड़ा इसके सामाजिक स्थिति के बारे में देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।